वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस के चैप्टर में हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने अग्र मस्तिष्क को देख लिया, अर्थात फोर ब्रेन को देखा। और अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इस प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम का जो अगला हिस्सा था, जिसका नाम था पश्च कपाल खंड, जिसे ऑसिपिटल लोब कहा जाता है। तो ऑसिपिटल लोब, जिसे हम लोग पश्च कपाल खंड, हमने बताया था कि यह कपाल का सबसे पिछला हिस्सा होता है, अर्थात जो क्रेनियम होता है उसका सबसे पिछला हिस्सा होता है, जो कि हमारे प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम में उपस्थित होता है। तो इस पश्च कपाल खंड को हम लोग देखेंगे। तो यह जो पश्च कपाल खंड है, इसे दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो मस्तिष्क के दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र के नाम से यह प्रसिद्ध है, अर्थात विजुअल प्रोसेसिंग एरिया। इसे विजुअल प्रोसेसिंग एरिया कहते हैं। मस्तिष्क के दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर ब्रेन्स विजुअल प्रोसेसिंग एरिया। इसका मतलब होता है कि जितने सारे जो आंख की संवेदी अंग, आंख जो एक संवेदी अंग है, तो जो चीजें यह आंख देखती है तो उसका एक प्रसंस्करण क्षेत्र बनता है इसी पश्च कपाल खंड में, ऑसिपिटल लोब में, जो कि परिवर्तन करता है हमारे देखने की क्षमताओं को। तो मस्तिष्क के दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र या फिर विजुअल प्रोसेसिंग एरिया को यह क्या करता है, यह निर्माण करता है और इसी नाम से यह प्रसिद्ध भी है। तो यह जो पश्च कपाल खंड है, जो कि हमारे कपाल के पिछले हिस्से में पाया जाता है, यह प्रमस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, जिसे मस्तिष्क के दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र या ब्रेन्स विजुअल प्रोसेसिंग एरिया के नाम से जाना जाता है। पार्श्विका खंड के सहयोगी के रूप में प्रसिद्ध है, अर्थात जब पार्श्विका खंड होता है, हमने बताया था कि अर्ध चेतना की अवस्था में जो पार्श्विका खंड होता है, पेरिएबल लोब होता है, वह एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है और सपने देखने का काम करता है। तो यह जो पश्च कपाल खंड है, ऑसिपिटल लोब है, उसका सहयोग करता है यह भी सपने देखने में और हमारी अर्ध चेतना की अवस्था को बनाए रखने में यह मदद करता है। क्योंकि हमने बताया था कि जो अर्ध चेतना अवस्था है वह, उसमें इंसान की गहरी नींद तो नहीं होती, लेकिन वह आधी नींद में सोया रहता है और सपने देखता है। और जो चेतना की अवस्था है वह मनुष्य की जगी हुई अवस्था है और अचेतना की अवस्था जिसमें इंसान गहरी नींद में सोता है। तो अर्ध चेतना की अवस्था को बनाए रखने में यह मदद करता है ऑसिपिटल लोब। किसकी सहायता करता है? तो पार्श्विका खंड की, पैरिएटल लोब की। इसी कारण इसे पार्श्विका खंड के सहयोगी के रूप में जाना जाता है, अर्थात पार्श्विका खंड के सपने देखने और अर्ध चेतना अवस्था में यह भी क्या रहता है, तो सक्रिय रहता है, अर्थात इसे हेल्पर ऑफ पैरिएटल लोब कहा जाता है। इट मींस इट इज एक्टिव विथ पैरिएटल लोब इन सो ड्रीम्स एंड सबकॉन्शियस। तो इट इज हेल्पर ऑफ पैरिएटल लोब, इट मींस इट इज एक्टिव विथ पैरिएटल लोब एंड इज सो ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियसनेस किसी सतह की गहराई एवं क्षेत्रफल पर नियंत्रण, रंगों पर नियंत्रण, किसी व्यक्ति, वस्तु या अलग अलग चेहरों पर नियंत्रण। तो यह जो पश्च कपाल खंड है, ऑसिपिटल लोब है, वह किसी सतह की गहराई और क्षेत्रफल पर कंट्रोल करता है, रंगों पर कंट्रोल करता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या अलग अलग चेहरों पर भी यह कंट्रोल करता है। इसी ऑसिपिटल लोब के कारण पता चलता है कि किस सतह का क्षेत्रफल कितना ज्यादा है, किस सतह की गहराई कितनी ज्यादा है, कौन सा कलर कैसा है, और किसी वस्तु और अलग अलग चेहरों को भी यह बताने का काम करता है। कौन? तो ऑसिपिटल लोब। अर्थात ये
कंट्रोल और डेप्थ एरिया परसेप्शन ऑन एनी सरफेस, कंट्रोल ऑन कलर्स, कंट्रोल ऑन एनी पर्सन ऑब्जेक्ट और डिफरेंट फेसेज। यादों को इकट्ठा करने के कार्य के कारण इसे स्मृति गठक के नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है और यह सबसे उल्लेखनीय कार्य है इसका स्मृति का गठन, अर्थात यह जो मेमोरी है, मेमोरी को का निर्माण करता है, स्मृतियों का गठन करता है। तो इसी कारण इसे स्मृति गठक के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मेमोरी को इकट्ठा करता है, तो यादों को, स्मृतियों को इकट्ठा करता है। तो यादों को इकट्ठा करने के कारण इसे स्मृति गठक के नाम से भी जाना जाता है और यही इसका सबसे उल्लेखनीय कार्य है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम फंक्शन क्या है? तो यह मेमोरी का फॉर्मेशन करता है, स्मृति का गठन करता है, यादों का निर्माण करता है। जो हम लोग पुरानी बातें याद करते हैं उसका यह जो एक खाका तैयार करता है, यही ऑसिपिटल लोब में तैयार होता है कि यह समय को निर्धारण करके उसमें पहुंच जाता है और यादों को यह गठित करके इकट्ठा कर लेता है। इसी कारण इसे मेमोरी फॉर्मेटर कहा जाता है, स्मृति गठक। तो स्टोरिंग ऑफ मेमोरी, सो इट इज कॉल्ड मेमोरी फॉर्मेटर। इट्स बेस्ट वर्क इज मेमोरी फॉर्मेशन। तो ये तो था हमारा पश्च कपाल खंड, ऑसिपिटल लोब, और यह जो प्रमस्तिष्क के चारों हिस्से थे वह समाप्त हुआ। तो प्रमस्तिष्क के चारों हिस्से, पहला फ्रंटल लोब, दूसरा हमने देखा इस टेम्पोरल लोब को, तीसरा हमने देखा पैरिएटल लोब को, और चौथा जो था ऑसिपिटल लोब जिसे अभी हमने देखा, और यह प्रमस्तिष्क के चारों हिस्सों को हमने समाप्त किया। सेरेब्रम कॉर्टेक्स के बारे में हमने बताया था कि यह सेरेब्रम का एक ढक्कन होता है जिसमें जितने सारी झिल्लियां होती हैं सेरेब्रम की, वे ढकी हुई रहती हैं। 3 झिल्लियां होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स, एक बाहरी झिल्ली जो सबसे हार्ड होता है, आंतरिक झिल्ली जो काफी डेलिकेट ऑर्गन है, नाजुक अंग कहा जाता है उसे, और जो मध्य झिल्ली होता है उसमें मेरु द्रव्य जो एक लिक्विड होता है वह बहता है। और कभी कतार, कभी जो हमारे सिर में क्षति होती है, दिमाग घायल हो जाता है, तो यह बहना बंद हो जाता है, एक जगह मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पैरालिसिस बोलते हैं, पक्षाघात कहा जाता है उसे। तो पक्षाघात की समस्या होती है इसी जमाव के कारण, जिसे पैरालिसिस कहा जाता है, और इंसान की चेतना उस समय धूमिल हो जाती है, इंसान की चेतना कमजोर हो जाती है और किसी अंग में शून्य पड़ जाता है। कोई अंग जो है वह काम करना बंद कर देता है, वह शून्य पड़ जाता है, तो उसे पक्षाघात या पैरालिसिस कहा जाता है। तो हम लोग उसी पैरालिसिस को देखें। पैरालिसिस अर्थात पक्षाघात। तो प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम और अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम झिल्लियों से ढके होते हैं जिन्हें तनिकाएं कहते हैं। तो जो प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क होते हैं वे झिल्लियों से ढके रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो तनिकाएं कहते हैं, या अर्थात मेनिंजेज कहा जाता है, मेनिंजेज। और ये तनिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला दृढ़ तनिका, दूसरा जाल तनिका और तीसरा मृदु तनिका। हमने बताया था कि जो दृढ़ तनिका होती है वे आउटर एरिया में होती है, बाहरी क्षेत्र में होती है, और जो मृदु तनिका होती है वे इनर एरिया में होती है और काफी नाजुक होती है, मृदु होती है। और जाल तनिका जो कि मध्य क्षेत्र का हिस्सा है, इसमें लिक्विड भरा रहता है जिसे मेरु द्रव्य कहते हैं। सबसे बाहर वाली जो दृढ़ तनिकाएं हैं इसमें से बड़ी बड़ी शिराएं रहती हैं जिसमें से ब्लड का प्रवेश होता है। रक्त क्या करते हैं? तो हृदय से अन्य भागों में पहुंचते हैं, वापस लौटते हैं। तो सबसे बाहर वाली दृढ़ तनिकाएं हैं, इसमें वे बड़ी बड़ी शिराएं रहती हैं जिनका रक्त लौटता है, अर्थात हृदय से वापस लौटता है। कपाल अस्थि के भंग होने के कारण या चोट से क्षति हो जाने पर उसमें स्थित शिराओं से रक्त निकलकर मस्तिष्क में जमा हो जाता है, उसमें जिसके दबाव में मस्तिष्क की कोशिकाएं बेकाम हो जाती है,
जिसे अंगों का पक्षाघात कहा जाता है। इस अवस्था में इस तनिका से एक फलक निकलकर दोनों गोलार्धों के बीच में आ जाता है और ये फलक दो स्तरों में निकलकर गोलार्धों के बीच में एक चौड़ी नालिकाओं का निर्माण करते हैं, जिनसे होकर लौटने वाला रक्त और प्रमस्तिष्क मेरुद्रव वह भी वापस लौट जाता है। तो मेरुद्रव्य जो है वह एक जगह जम जाता है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य, और जो हृदय से वापस लौटते हैं रक्त किस माध्यम से, तो वेन्स के माध्यम से, शिराओं के माध्यम से। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब किसी कारणवश हमारे ब्रेन में क्षति हो जाती है, चोट लग जाता है, तो यह कपाल अस्थि भंग हो जाता है। तो कपाल अस्थि के भंग होने के कारण ये जो नलिकाएं हैं जम जाती हैं, चौड़ी नलिकाओं का जो निर्माण होता है वे जम जाती हैं, रक्त जो कि वापस लौटता है, मेरुद्रव जो कि वापस लौटता है, वे एक जगह इकट्ठे होकर जम जाते हैं और इस वजह से एक पक्षाघात की स्थिति उत्पन्न होती है। हमारे शरीर की किसी हिस्से में शून्य पड़ जाती है, जिसके कारण वह अंग काम करना बंद कर देता है। तो प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क जो होते हैं वे झिल्लियों से ढके रहते हैं और उन्हीं झिल्लियों को तनिकाएं कहते हैं, मेनिंजेज कहते हैं। और ये तनिकाएं तीन प्रकार की होती है, दृढ़ तनिका, जाल तनिका और फिर मृदु तनिका। सबसे बाहर वाली जो दृढ़ तनिकाएं हैं इसमें बड़ी बड़ी शिराएं रहती हैं, जिसमें रक्त लौटता है। कपाल अस्थि के भंग होने के कारण या चोट से क्षति हो जाने के कारण उसमें स्थित शिराओं से जो रक्त है वह निकलकर मस्तिष्क में जमा हो जाता है, जिसके दबाव में मस्तिष्क की कोशिकाएं बेकाम हो जाती हैं, जिसे अंगों का पक्षाघात कहा जाता है। इस अवस्था में इस तनिका से एक फलक निकलकर दोनों गोलार्धों के बीच में आ जाता है और यह फलक दो स्तरों में विभक्त होकर चौड़ी नालिकाओं का निर्माण करते हैं और उसी नालिकाओं का निर्माण करते हैं जिनसे होकर रक्त और प्रमस्तिष्क मेरुद्रव वापस लौटता है। तो यह पक्षाघात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न आए हैं। तो पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम आर कवर्ड बाय membranes which are called meninges, and these are three types. First dura mater, second arachnoid, dura mater अर्थात दृढ़ तनिका, arachnoid जिसे जाल तनिका कहते हैं, और तीसरा है पायामीटर जिसे हम लोग मृदु तनिका कहते हैं। आंतरिक मस्तिष्क में पाया जाता है, यह प्रमस्तिष्क का आंतरिक हिस्सा है। और the outermost is dura mater in which big veins are present through which blood returns when cranial bones harms or damaged. Then the blood present in it stores in brain and brain become useless, and this state is called paralysis of organs. अंगों का पक्षाघात कहा जाता है। और पक्षाघात यानी कि एक पक्ष में आघात हो जाता है, जिससे एक तरफ के अंग काम करने बंद हो जाते हैं, जिससे कारण लकवा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पैरालिसिस अर्थात उसे लकवा भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत इसी सेरिब्रम से होती है। तो खून निकलना जरूरी है, यदि सिर में चोट लग जाए तो ब्लड निकलना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ब्लड जम जाता है तो उस कंडीशन में यह हमारा प्रमस्तिष्क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और काम करना बंद हो जाता है। इससे एक अंग प्रभावित भी हो सकता है, अर्थात पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लकवा भी हो सकता है। तो ये तो था हमारा पक्षाघात या पैरालिसिस। अब हम लोग आते हैं मस्तिष्क के एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया पर, जिसे लिम्बिक तंत्र अर्थात लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। तो छोटा सा चीज है लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक तंत्र। यह एक संरचनाओं का समूह है जिसमें भावनाओं और यादें अर्थात स्मृतियां सुरक्षित रहती है। तो एक संरचनाओं का यह समूह है लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक तंत्र, जिसमें भावनाएं एवं यादें
अर्थात स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन विच इमोशंस एंड मेमोरीज आर स्टोर्ड। तो यह जो लिम्बिक सिस्टम है, यह एक संरचनाओं का समूह है जिसमें भावनाएं अर्थात इमोशन और यादें अर्थात स्मृति और मेमोरीज ये स्टोर होते हैं। तो ए सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन विच इमोशंस एंड मेमोरीज आर स्टोर्ड एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। उसके लिम्बिक तंत्र कहा जाता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। इस लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है उसे सेरिब्रम कहते हैं, दूसरा जो पार्ट है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, और तीसरा हिप्पोकैम्पस। तो प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और तीसरा हिप्पोकैम्पस। तो हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब एक हिप्पोकैम्पस के बारे में हम लोग देख लें। यह जो ब्रेन का यह जो हिस्सा है हाइपोथैलेमस के बिल्कुल सटा हुआ, यह हाइपोथैलेमस है और उसी के इर्द गिर्द यह जो आवरण बना है उसी से सटा हुआ यही है हिप्पोकैम्पस, जिसे मस्तिष्क का हार्ड डिस्क कहा जाता है, क्योंकि इसकी मेमोरी क्षमता बहुत ही ज्यादा है। बहुत सारी पुरानी यादों से लेकर नई यादें इसमें सुरक्षित रहती हैं। इसे स्टोरेज ऑफ मेमोरीज कहा जाता है, मेमोरी का भंडार है यह। तो इसी कारण इसे मस्तिष्क का हार्ड डिस्क कहा जाता है। किसे? तो हिप्पोकैम्पस को मस्तिष्क का हार्ड डिस्क कहा जाता है। हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन हिप्पोकैम्पस। तो लिम्बिक सिस्टम के 3 अंग, पहला प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा हिप्पोकैम्पस। जो और यह हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमस के ठीक आवरण का निर्माण करता है, सटा हुआ, याद रखेंगे। इसके ठीक नीचे, हिप्पोकैम्पस के ठीक नीचे भीतरी पृष्ठ पर हिप्पोकैम्पस कर्णक होता है, जिससे गंध और स्वाद का अनुभव होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो गंध और स्वाद का अनुभव कहां से होता है? तो इसी हिप्पोकैम्पस के कर्णक में। तो हिप्पोकैम्पस जो होता है गंध और स्वाद का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसी में गंध और स्वाद जो होते हैं वह मस्तिष्क पहचान पाता है कि किस पदार्थ का गंध कैसा है, किस पदार्थ का स्वाद कैसा है, और इसकी जानकारी हिप्पोकैम्पस ही देता है। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके हिप्पोकैम्पस के ठीक नीचे भीतरी पृष्ठ पर हिप्पोकैम्पस कर्णक होता है, जिससे गंध और स्वाद का अनुभव होता है। बिलो इनसाइड इट ए हिप्पोकैम्पस जाइरस इट प्रेजेंट वेयर स्मेल एंड टेस्ट एक्सपीरियंसेज। तो इसके ठीक नीचे एक हिप्पोकैम्पस कर्णक होता है, जिससे गंध और स्वाद का अनुभव होता है। तो जो हमारी नाक अर्थात इसका सीधा संबंध नाक और जीभ 2 संवेदी अंगों से होता है, 2 सेंसरी ऑर्गन से होता है। तो इसका सीधा संबंध किससे होता है? तो नाक और जीभ से। इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इन्हीं 2 संवेदी अंगों से। तो यह तो था हिप्पोकैम्पस। अब हमारा जो अग्र मस्तिष्क है उसे हम लोग समाप्त किए। अग्र मस्तिष्क की यहां पे समाप्ति हुई। अब हम लोग आते हैं मध्य मस्तिष्क की ओर, अर्थात मिड ब्रेन की ओर। तो अग्र मस्तिष्क जो कि ऊपरी हिस्सा था, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 अग्र मस्तिष्क के हिस्से थे जिन्हें हम लोगों ने समाप्त किया। और प्रम मस्तिष्क के 4 हिस्से थे, ललाट खंड अर्थात फ्रंटल लोब, शंख खंड अर्थात टेम्पोरल लोब, पार्श्विका खंड अर्थात पैरिएटल लोब और पश्च कपाल खंड अर्थात ऑसिपिटल लोब। उसके बाद अब हम लोग आते हैं मध्य मस्तिष्क की ओर, जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क का बीच का हिस्सा। मिड ब्रेन, इसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। यह जो हिस्सा है, यह जो बीच का हिस्सा है, इस एरिया से यह पूरा हिस्सा, ये सभी मिड ब्रेन का हिस्सा है। मिड ब्रेन का हिस्सा है
जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है और इसे माइसेनसेफलॉन भी कहा जाता है। याद रखेंगे, माइसेनसेफलॉन। तो इसका एक और नाम है माइसेनसेफलॉन या मिड ब्रेन या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मध्य मस्तिष्क का। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग कोलिकुली कहते हैं, दूसरे पार्ट को टेगमेंटम कहते हैं और तीसरे पार्ट को सेरेब्रल पोंडकल कहा जाता है। तो कोलिकुली, टेगमेंटम और सेरेब्रल पोंडकल, हालांकि इसके नाम ही हम लोग याद रखेंगे, इनसे प्रश्न कम आते हैं, तो इनके केवल नाम याद रखेंगे हम लोग कि 3 टाइप के होते हैं मध्य मस्तिष्क, एक कोलिकुली, टेगमेंटम और तीसरा सेरेब्रल पोंडकल। तो 3 हिस्से होते हैं मध्य मस्तिष्क के। अब हम लोग देखें कि इस मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है। सबसे पहला चीज कि मस्तिष्क का सबसे छोटा यह भाग होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन होता है? तो मध्य मस्तिष्क होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर इसका चौड़ाई लंबाई होता है। तो मस्तिष्क का यह सबसे छोटा हिस्सा है। मस्तिष्क के 6ठे संवेदी अंग के नाम से यह प्रसिद्ध होता है। इसे मस्तिष्क का 6th ऑर्गन कहा जाता है, 6ठा संवेदी अंग कहा जाता है। अर्थात हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं जो सूचना प्रदान करते हैं, लेकिन इसे 6ठा संवेदी अंग 6th सेंस कहा जाता है। याद रखेंगे, 6ठा संवेदी अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क के 6ठे संवेदी अंग के नाम से यह प्रसिद्ध है। कौन? तो मध्य मस्तिष्क। अर्थात इट इज फेमस फॉर 6th सेंस ऑर्गन। तो इट इज फेमस फॉर 6th सेंस ऑर्गन। इसका मुख्य काम है देखकर या सुनकर चीजों में अंतर बताना, अर्थात देखने और सुनने में यह कंट्रोलिंग करता है। तो देखकर या सुनकर चीजों में यह अंतर बताता है, अर्थात इसका मुख्य काम क्या हो गया कि देखने एवं सुनने पर नियंत्रण। तो देखने और सुनने पर यह नियंत्रण करता है, अर्थात देखकर या सुनकर चीजों में अंतर बताता है कि कोई भी चीज कैसा है वह उसके बारे में जानकारी देखकर बताता है, और कोई भी बात क्या कही गई है तो उसे सुनकर उसके संबंध में यह जानकारी बताता है कि वास्तव में वह बात किस आधार पे और क्या बात कहा गया। तो इसी को यह कंट्रोल करता है, देखने और सुनने पर कंट्रोल करता है। कौन? तो मध्य मस्तिष्क। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यह तो बिल्कुल ही याद रखना है कि देखकर या सुनकर चीजों में अंतर बताना इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। अर्थात डिफरेंस बाय सीइंग एंड हियरिंग। डिफरेंस बाय सीइंग एंड हियरिंग। इसके ठीक नीचे अनुमस्तिष्क होता है, अर्थात सेरिबेलम होता है। जस्ट बिलो इट सेरिबेलम इज प्रेजेंटेड। तो इसके ठीक नीचे सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क वह उपस्थित होता है। याद रखेंगे कि जस्ट बिलो इट सेरिबेलम इज प्रेजेंटेड। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क का संबंध मध्य मस्तिष्क से सीधा होता है। तो प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क का सीधा संबंध इस मध्य मस्तिष्क से होता है। याद रखेंगे, अर्थात सेरिब्रम एंड सेरिबेलम आर डायरेक्ट कॉन्टेक्टेड विथ मिड ब्रेन, डायरेक्ट रिलेटेड विथ मिड ब्रेन। तो प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क का सीधा संबंध किससे होता है? तो मध्य मस्तिष्क से होता है। दोनों डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं किससे? तो मध्य मस्तिष्क से। ब्रेन स्टेम का ऊपरी भाग जिसके अंतर्गत पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, और इस ब्रेन स्टेम का वजन पूरे मस्तिष्क के वजन का 2.6%। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनसे प्रश्न आते हैं, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये ब्रेन स्टेम, इसके अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है
वह मिड ब्रेन है। टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड मिड ब्रेन एंड सेकेंड पार्ट जो इसका होता है वह पोन्स कहा जाता है, और तीसरा जो होता है वह मेडुला कहा जाता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं इस ब्रेन स्टेम के, मिड ब्रेन अर्थात मध्य मस्तिष्क, पोन्स और तीसरा मेडुला। तो मिड ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगली बार हम लोग पोन्स पढ़ेंगे और फिर मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो यह ब्रेन स्टेम का ऊपरी भाग होता है जिसके अंतर्गत पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा भी आते हैं इस ब्रेन स्टेम के अंतर्गत। और इस ब्रेन स्टेम का जो वजन है पूरे मस्तिष्क के वजन का 2.6% हिस्सा होता है, याद रखेंगे। मिड ब्रेन इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इन विच मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला आर पार्ट। मेडुला क्या होते हैं, उसके भाग होते हैं ब्रेन स्टेम के। एंड वेट ऑफ दिस ब्रेन स्टेम इज 2.6% ऑफ टोटल ब्रेन वेट। टोटल वेट ऑफ ब्रेन का 2.6% इसका वजन होता है, किसका, तो ब्रेन स्टेम का। अर्थात यह जो पार्ट होता है टॉप मोस्ट मध्य मस्तिष्क, उसका वेट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि ब्रेन स्टेम का यह ऊपरी भाग है मध्य मस्तिष्क, जिसके अंतर्गत ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा आता है। और इस ब्रेन स्टेम का जो वजन है पूरे मस्तिष्क के वजन का 2.6% होता है। ब्रेन स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, तो ब्रेन स्टेम का सबसे मुख्य कार्य है हृदय गति का नियंत्रण, श्वसन तंत्र, सांस की दर पर नियंत्रण तथा चेहरे और गले के संवेदी सूचनाओं का कपाल तक होते हुए मस्तिष्क तक प्रचार करना। तो इसमें यह मदद करता है। हृदय गति को नियंत्रण करने में यह मदद करता है कौन, तो ब्रेन स्टेम। श्वसन तंत्र पर भी यह नियंत्रण करने में मदद करता है, सांस की दर पर भी यह नियंत्रण करने में मदद करता है, और चेहरे और गले के जो संवेदी तंत्र हैं, संवेदी सूचनाएं हैं, उन पर भी यह क्या करता है कि मस्तिष्क तक प्रचार करता है। किसके द्वारा होते हुए, तो कपाल के द्वारा होते हुए। कपाल इस पर उसको क्या करता है, या तो एक्सपेंड करता है, प्रसार करता है। तो हृदय गति का नियंत्रण, श्वसन तंत्र पर नियंत्रण, सांस की दर पर नियंत्रण तथा चेहरे और गले के संवेदी सूचनाओं का कपाल होते हुए मस्तिष्क तक यह प्रचार करता है। इसमें इन सारी चीजों में यह हेल्पफुल रहता है कौन, तो ब्रेन स्टेम। तो कंट्रोल हार्ट रेट, रेस्पिरेशन सिस्टम, ब्रेथ रेट एंड सप्लाई ऑफ मेंटेन एंड सेंसरी नर्व्स। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन तक पहुंचाता है भाया किसके, तो कपाल के होते हुए, क्रेनियम के होते हुए। इसमें प्रकाशिकीय तंतु होता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक नर्व की उपस्थिति पाई जाती है। जो भी हमारे आंख में लाइट सेंसर पहुंचता है उसका सीधा डायरेक्ट संबंध किससे है, तो इसी ब्रेन स्टेम से होता है। वह पहचान जाता है कि हमारे आंखों में जो लाइट की क्षमता है वह कितनी ज्यादा है और कितनी कम है, और उसी एडजस्टमेंट के कारण जो हमारी आंख की पुपिल होती है वह फैलती है और सिकुड़ती है। जैसे कि कम लाइट में वह फैल जाती है और ज्यादा लाइट में सिकुड़ जाती है। और इसका सीधा सूचना कौन पहुंचाता है, तो यह ब्रेन स्टेम, क्योंकि इसमें प्रकाशिकीय तंतु अर्थात ऑप्टिक नर्व पाई जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यह पूछा जाता है इस ब्रेन स्टेम के बारे में। और ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट हुए, पहला मिड ब्रेन, पोन्स और तीसरा मेडुला। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क के कुछ और पार्ट को देखेंगे। तो मध्य मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट काम देखने और सुनने पर नियंत्रण, और इसे सबसे छोटा मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग जिसका 2.5 सेंटीमीटर जो होता है लंबाई और चौड़ाई के रूप में जाना जाता है, इसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या फिर मेसेनसेफ्लॉन भी कहा जाता है। और इसका डायरेक्ट कांटेक्ट किससे होता है, तो प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम और सेरिबेलम से। और यह ब्रेन स्टेम का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है।
ब्रेन स्टेम हमने बताया कि यह जो ब्रेन स्टेम होता है इसमें पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा भी होते हैं और इसका वजन पूरे मस्तिष्क के वजन का 2.6% होता है और इसका मुख्य कार्य हृदय गति पर नियंत्रण करने में मदद करना, सांस लेने में मदद करना, श्वसन गति पर नियंत्रण करना और गला और चेहरा दो जो संवेदी अंग हैं उनके सूचनाओं को कपाल से होते हुए मस्तिष्क तक प्रसार करना, पहुंचा देना। और यह जो होता है मध्य मस्तिष्क, इसे छठा संवेदी अंग, सिक्स्थ सेंसरी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह तो था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम लोग आगे देखेंगे, अगले वीडियो में मिड ब्रेन को देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग इस मिड ब्रेन के दो हिस्से, एक पोन्स अर्थात ब्रेन स्टेम के दो हिस्से पोन्स और मेडुला को भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे अंतिम सेरिबेलम अर्थात पश्च मस्तिष्क अर्थात हिंड ब्रेन पर। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इस मानव मस्तिष्क को कंटिन्यू करेंगे।